हेलो मेरे साथियों, कैसे आप सब। क्या आप सभी ने कभी सोचा है जो हम भोजन खाते हैं, जटिल भोजन को खाते हैं, वो हमारे शरीर में पचता कैसे है। आखिर वो शरीर से पच के हमारा रक्त मांस मज्जा बनता कैसे है। क्या आपने कभी सोचा हम जटिल पदार्थ को खाते हैं और हमारा ये रक्त बना देता है और हमारे शरीर का विकास करता है। ये आखिर कैसा होता है, क्यों ये संभव हो पाए, आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे। जुड़े रहे वीडियो क्लास तक। अगर इससे पहले पिछला वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके देख सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। इससे पहले हमने देखा अमीबा का पाचन सिस्टम, उसको देखें। कल के क्लास में हमने स्वपोषी और विषम पोषी की बात कर रहे थे। तो स्वपोषी में हमने हरे पेड़ पौधों को बताया और विषम पोषी में हमने अमीबक जीव जंतु में एक अमीबक बताया। अब बात करते हैं मानव पाचन तंत्र। तो इसमें ये भी मानव किसमें आ गया, विषम पोषी में, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि दूसरे सजीव पर निर्भर होते हैं, दूसरे सजीव पर निर्भर होते हैं। जैसे हम अगर भोजन प्राप्त करते हैं तो पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं, पेड़ पौधों को जो बीज होते हैं उन्हें खाते हैं, पेड़ पौधों पत्तियों खाते हैं। अगर जो सर्वाहारी हैं वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं। और जो शाकाहारी हैं वो सिर्फ पेड़ पौधों के जड़, तने, फूल, पत्ते, बीज खाते हैं, जैसे दाल, चावल, गेहूं, ये सब हो गया। और जो सर्वाहारी हैं दोनों खाते हैं। जो मांसाहार कुछ जंतु होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बाघ, कौवा, ये सब क्या है, मांसा सर्वाहारी दोनों आ सकते हैं। तो सिर्फ ऐसे जंतु जो सिर्फ मांस ही खाते हैं उन्हें मांसाहार बोला जाता है। शेर, शेर हमारा क्या हो जाएगा, मांसाहार हो जाएगा। तो इन सबको जो हम खाते हैं, आखिर इसका शरीर में पाचन क्या ऐसे होता है। हम किसी तरीके से जटिल खाद्य पदार्थ को खा लेते हैं, उसका पाचन कैसे होता है आज क्लास में ही देखेंगे। बोर्ड एग्जाम 6 नंबर का आता भी है, तो जुड़े रहे वीडियो के लास्ट तक। देखना न भूले, अपने दोस्तों तक शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम 2027 देना चाहते हैं, चाहे बिहार बोर्ड हो या झारखंड बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो। तो सभी बोर्ड यूपी और बिहार बोर्ड के लिए डिजाइन किया गया, किसके लिए, यूपी और बिहार बोर्ड के लिए। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या है, पाचन तंत्र, पूरा क्या है हमारा पाचन तंत्र है। तो इसमें जो आर्गन है, तो हमारा ये क्या है, अमाशय है। ये क्या है, ये आपका अमाशय हो गया, ये हमारा अमाशय है। ये क्या है, ये आकृत है। और ये क्या है, बड़ी आंत है और ये छोटी आंत है। और हमारा ये क्या, अग्न्याशय है। ये क्या है, अग्न्याशय। ब्राइटनेस कम तेज हो रहा है, पेन चलाने से ब्राइटनेस कम तेज, क्या मतलब है इसका। चलिए, तो पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया मुख से लेकर मलाशय तक हम देखेंगे। सबसे पहले भोजन हम लोग कहाँ ग्रहण करते हैं, मुख द्वारा। कहाँ से, मुख में लेते हैं सबसे पहले। कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो हमारे, उनका पाचन मुख में ही हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो केलम पाया जाता है। ग्रासनली, ग्रासनली मतलब जो मुख से लेकर, मुख नाल से लेकर, मुख द्वार से लेकर अमाशय तक जो नली होती है उससे क्या बोलते हैं, ग्रासनली, ग्रासनली। अमाशय फिर नहीं कहा जाएगा, अमाशय यानी पेट में हमारा भोजन जाएगा, वहां क्या होगा, ये जो जटिल खाद्य पदार्थ को हमने खाया है वो किसमें कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा एक गाढ़े घोल के रूप में। किसके रूप में, एक गाढ़े घोल के रूप में। अब गाढ़े घोल के रूप में कन्वर्ट होने के बाद ये चला जाएगा छोटी आंत में। कहाँ चला जाएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में ये क्या होगा कि जो है इनके पोषक तत्व अवशोषित करेगा शरीर, शरीर क्या करेगा, इनके पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा। तो हम जटिल पदार्थ को इस एक बना देते हैं, शरीर जटिल पदार्थ को इस एक सरल पदार्थ हम तोड़ दिया जाता है ताकि वो शरीर जो है अवशोषित कर सके, जो उसके पोषक तत्व अवशोषित कर सके। उसके बाद हमारा बड़ी आंत में चली जाती है। बड़ी आंत में हमारे क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं। उसके बाद फिर जो हमारा मल बचता है वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है, यानी मलाशय में स्टोर हो जाता है। फिर ये प्रक्रिया हमारे इतना है, फिर स्टोर होने के बाद हम लोग गुदा द्वार के रास्ते से, अनुष के रास्ते से उससे शरीर से बाहर त्याग देते हैं। ये हमारे पूरे पाचन तंत्र का सिस्टम है।
1 मिनट रुकिए, ब्राइटनेस कम तेज क्यों हो रहा है, इसे हम सही कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ऑटो ब्राइटनेस, चलिए तो हेडिंग डाल लीजिए मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसकी बात करेंगे। इसमें हमारा जो है सारे ऑर्गन्स के बारे में है, कितने 6 हैं, और अगर गुदद्वार को लेंगे अनुष्को 7 हो जाएगा। तो यहाँ 6 ऑर्गन्स के बारे में दिखाया गया। ये सारे चीजें हैं। ये हमारा पित्त की थैली है, ये जो ग्रीन दिख रहा है ये पित्त की थैली है। ब्राइटनेस कम ज्यादा और अभी कहाँ पाए जाते हैं, मानव शरीर में पाए जाते हैं। देखो मानव शरीर मुख द्वार क्या है, मुख द्वार, मुख द्वार से कहाँ जाएगा, ग्रासनली जाएगा, ग्रासनली अमाशय में, फिर छोटी यात, बड़ी यात, फिर मलाशय, उसके बाद हमारा गुदद्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल आएंगे। इतने प्रोसेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, वहां से जाके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। राइट, तैयार हो जाइए, मिलते हैं। चलिए पहला हेडिंग डालिए मानव में पाचन तंत्र, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में पढ़ेंगे। मुख से आखिर हमारा भोजन ग्रासनी में कैसे पहुंचे, ग्रासनी से अमाशय में कैसे पहुंचता, अमाशय से छोटी यात में, छोटी यात से बड़ी यात, बड़ी यात से मलाशय। तो ये जो हमारा डायरेक्शन है ये इस तरीके से हमारा फ्लो होता है। सबसे पहले भोजन कहाँ ग्रहण करेंगे, मुख में, उसके बाद ये सारे प्रोसेस होते हुए हमारे यहाँ पहुंचेगा। चलिए हेडिंग हमारा डालिए मानव में पाचन तंत्र। तो सबसे पहले मानव में पाचन तंत्र, तो हम लोग हेडिंग जो मुख्य है मानव में पाचन, मानव में पाचन, मानव में पाचन। तो इसमें लिखेंगे मानव द्वारा खाए गए जटिल पदार्थ को शरीर में अवशोषण योग्य, अवशोषण होने योग्य, अवशोषण होने योग्य सरल पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। तो पाचन का क्या, जो हम जटिल पदार्थ को खाते हैं इससे शरीर में अवशोषण हेतु उससे सरल पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यह सारी प्रक्रिया आहार नाल के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से, आहार नाल के माध्यम से। तो यह सभी प्रक्रिया एक लंबी आहार नाल में होती है। तो यह सब प्रक्रिया एक लंबी आहार नाल में होती है, एक लंबी आहार नाल में होती है। किसमें होती है, एक लंबी आहार नाल।
एक लंबी आहार नाल में किसमें होती है? एक लंबी आहार नाल में होती है। तो इस आहार नाल की लंबाई कितनी होगी? लगभग 9 मीटर। तो आहार नाल की लंबाई मुंह से लेकर गुदा द्वार तक की लंबाई लगभग 9 मीटर कुंडलित नली होती है, जिससे आहार नाल कहते हैं। 9 मीटर लगभग 30 फीट के, 9 मीटर इक्वल कितना होता है? 30 फीट होता है आहार नाल की लंबाई इसकी। तो या तो किसी मानव में 8 से 10 मीटर के बीच में होते हैं, 8 मीटर, 10 मीटर, 9 मीटर। हम एवरेज लेके चलते हैं 9 मीटर। तो जो हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, मुख से लेके यहाँ तक गुदा द्वार तक की जो लंबाई होती है, कितना होती है? ये 9 मीटर की होती है। तो इसमें हमारा क्या आएंगे? जो मुख है, ग्रासनी है, ग्रासनी मतलब ग्रासिका, और क्या है? अमाशय है, छोटी आंत, बड़ी आंत और रेक्टम, ये हमारे मुख्य अंग है। तो हमारे क्या? मुख, ग्रासनी, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, ये हमारे क्या है? मुख है। तो ये क्या है? देखो इसका जो डायग्राम बनेगा, मुख होगा, उसके पश्चात क्या है? ग्रासनी है, ग्रासनली है। उसके पश्चात अमाशय है, अमाशय के बाद क्या है? छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद क्या है? मलाशय है, रेक्टम, मलाशय है। मलाशय के बाद हमारा लास्ट में जो है गुदाद्वार अनुस, क्या? गुदाद्वार, जिसके रास्ते से हम शरीर से बाहर निकाल देंगे इस मल को, मलाशय में एकत्रित होगा। तो हमारे क्या है? ये है पूरे इस तरीके से इसका साइकिल चलता है, इस तरीके से इसके साइकिल चलते हैं। इस प्रकार इसका चलता है। तो हमारे मुख से कहाँ जाए? ग्रासनी में जाए, ग्रासनी से अमाशय, अमाशय छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से मलाशय, मलाशय के बाद शरीर से बाहर। ए इनपुट है और ओ आउटपुट है। तो अगर इतना लिखेंगे मानव में पाचन, ये लिख देना। इसके एक लंबी आहार नाल होती है, आहार नाल में प्रमुख भाग होते हैं। आहार नाल में क्या होते हैं? प्रमुख भाग होते हैं। उस भाग का नाम, आहार नाल के बारे में लिखना, मानव में पाचन लिखना, मानव पाचन। फिर आहार नाल की लंबाई के बारे में बताना, उसके बाद आहार नाल के प्रमुख भाग के बारे में बताना। उसके बाद हम इसके जितने भाग हैं उसको एक आर्डर में लिख देंगे, मतलब भोजन कहाँ से कहाँ जाएगा। इसको लिखते ही हमारा जाके इतना बेसिक डायग्राम हो गया। अब इसके अंदर के थोड़ा हम लोग विस्तार पढ़ेंगे, पहले इतना डायग्राम नोट करिए आप लोग। चलिए नोट हो गया। इसमें जो मुख्य बात याद करने योग्य है, आपका याद करने योग्य ही है। हमारा भोजन पहले मुख से कहाँ जाएगा? मुख से हमारा भोजन ग्रासनी में जाएगी, उसके बाद अमाशय में जाएगी, जहां गाढ़े घोल के रूप में प्रयोजित होगा।
उसके बाद हमारी छोटी आत्म जाएगी जो शरीर द्वारा अवशोषित किए जाएंगे, जो उसमें पोषक तत्व होंगे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे। फिर बड़ी आत्म जाएगी, वहां से फिर हमारा मलाशय पहुंचेगा, एकत्रित रहेगा। एकत्रित होने के बाद हम गुदा के रास्ते से शरीर से बाहर त्याग कर देंगे। तो हमारा ये जो है पूरा स्ट्रेट लाइन, अगर इतना आप याद रखते हैं तो आप पाचन सिस्टम के बारे में समझो 10% जान चुके हैं। और जो डायग्राम है ये बेसिक है, डायग्राम जरूर बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। डायग्राम ही हमारा मेन है। अगर इसके ऑर्गन की बात की जाए तो ऑर्गन हमारा जो है सबसे पहला ऑर्गन इसमें मुख है। मुख से हमारे कहाँ आएगा ग्रासनी, ग्रासनी से हमारा अमाशय, अमाशय ऑर्गन, अमाशय। और इसमें सारे ऑर्गन अगर देखा जाए तो ये अमाशय है, ये यकृत है, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है, ये अग्न्याशय है और ये क्या पित्त है। तो इसमें अगर रंगीन भी देखा जाए तो जैसे इसमें क्या है हमारा ग्रासनीय है, अमाशय है, यकृत है, अग्न्याशय है, पित्त है और बड़ी आंत है और छोटी आंत है। और ये हमारा क्या है रेक्टम है और ये लास्ट में गुदा द्वार। तो इन सब के बारे में भी पता होनी चाहिए। तो हम लोग चलिए इतना हो गया। अब इसको अगर इतना लिखते हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब इसमें पढ़ते हैं हेडिंग डालिए पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथियां। आखिर पाचन में प्रमुख सहायक ग्रंथियां कौन कौन से जो हमारे भोजन को पाचन करती हैं, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ती है ताकि शरीर उसे एब्जॉर्ब कर सके। चलिए उसको देखते हैं। चलिए हमारा क्या है, सबसे पहले लार ग्रंथि। लार ग्रंथि हमारे मुख में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मुख में पाई जाती है। दूसरा है हमारी जठर ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती है? अमाशय में पाई जाती है। तीसरा यकृत ग्रंथि जो यकृत में पाई जाए, अग्न्याशय ग्रंथि जो अग्न्याशय में पाई जाएंगे। तो हमारे ये क्या है सहायक ग्रंथियां कितने हैं? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्न्याशय ग्रंथि, ये सब हमारे हैं। याद कर लीजिए जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक करते हैं। तो हमारे कितने ग्रंथि हैं? पाचन में सहायक प्रमुख ग्रंथि हैं 4 यहाँ पर लिखा गया, लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि। इतना आप ले सकते हैं। मानव में पाचन की संपूर्ण क्रिया विधि क्या है? मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म क्या है? मानव में पाचन की संपूर्ण क्रिया विधि डालेंगे तो सबसे पहले क्या है मुख गुहा में पाचन, यानी हमारे मुख में ही कितना चीज का पाचन हो जाता है मुख गुहा में। जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा में हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख गुहा में होता है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं मुख गुहा में पाचन। भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। भोजन को मुख में लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। मुख गुहा में 3 प्रमुख अंग काम करते हैं। मुख गुहा में कितने? 3 प्रमुख अंग काम करते हैं। दांत, जीभ, लार। कितने काम करते हैं? दांत, जीभ, लार। तो ये जो मुख गुहा में हमारे 3 प्रमुख अंग कौन कौन से? दांत से हम भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं, काटते हैं, कतरते हैं, छोटे छोटे बारीक में कुतर देते हैं। इतना लिख सकते हैं। जीभ से हम क्या कहते हैं? भोजन को उल्टते हैं, पढ़ते हैं और स्वाद का भी पता चलता है। लार ग्रंथि क्या करती है? कुछ एंजाइम को भोजन को लससला बना देती हैं और पचा भी देती हैं। चलिए एक एक चीज के बारे में पढ़ते हैं। दांत का जो मुख्य कार्य है क्या है? दांत का काम क्या है? दांत भोजन को चबाने, काटने, पीसने का कार्य करता है। हालांकि दांत भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए उसकी चर्चा करेंगे, पहले यहाँ समझ लेते हैं। जीभ भोजन को उल्टने, पलटने, निगलने, मुख की सफाई और स्वाद का पता लगाने का कार्य करती है। तो जीभ का कार्य क्या है? भोजन को उल्टने, पलटने, निगलने, मुख की सफाई और स्वाद का पता लगाने का कार्य करती है। लिख लीजिए इतना। लार ग्रंथि क्या करती है? इससे निकलने वाली लार भोजन को गीला और लससला बनाती हैं। तो जो लार ग्रंथियों से लार निकलती हैं ये भोजन गीला और लससला बनाती हैं ताकि हमारा अच्छे से ग्रासनी से होकर अमाशय में पहुंचे। इसका कार्य इतना है। लार में एमाइलेज यानी टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। तो हमारे लार में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में
सहायता करते हैं। तो लार में कौन कौन से होते हैं? एमाइलेज यानी टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? तो लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के तैयार। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं लार में। अब क्या है? एमाइलेज भोजन। एमाइलेज का काम क्या? टाइलिन का कार्य क्या है? भोजन में उपस्थित स्टार्च को जटिल शर्करा में बदल देता है, जिससे चबाने के बाद भोजन मीठा लगने लगता है। चबाने के बाद भोजन क्या लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। तो इसका भी क्वेश्चन बने, भोजन मीठा क्यों लगता है? जो एमाइलेज एंजाइम है भोजन उपस्थित स्टार्च यानी मंड को जटिल शर्करा यानी मल्टोज में बदल देता है, जिससे भोजन चबाने के बाद मीठा लगता है, मीठा सा लगने लगता है। तो एमाइलेज का काम है भोजन उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदलना। यानी जो एमाइलेज है टाइलिन काम है स्टार्च को शर्करा में बदलना ताकि भोजन मीठा लगे। और क्या है? और लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। तो इसको यहां लिख सकते हैं लाइसोजोम। लाइसोजोम काम क्या है? लाइसोजाइम ये भी एंजाइम है। इसका कार्य क्या है? भोजन के साथ आए भोजन के साथ भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है, जिससे शरीर को किसी भी प्रकार की हानि ना हो। तो जो हम भोजन खाते हैं तो उसमें कुछ क्या होता है? हानिकारक जीवाणु होते हैं। तो हमारा जो लाइसोजाइम है एंजाइम उसे नष्ट कर देता है। और हमारा जो टाइलिन एमाइलेज है ये भोजन को जो स्टार्च उसमें होते हैं इसको शर्करा में बदल देता है, जिससे चबाने के बाद भोजन हमारा मीठा सा लगता है। तो इतना अगर दोनों एंजाइम के जो हमारे मुख गुहा में ओरल कैविटी में मुख गुहा में जो पाचन होता है उसमें हमारे दो एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है हमारा टाइलिन एंजाइम, दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। तो टाइलिन काम है शर्करा स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना जिससे भोजन मीठा लगे। और जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये जो हम भोजन साथ जीवाणु कुछ आ जाते हैं भोजन साथ उससे नष्ट करने का कार्य करती है। नोट कर लीजिए इतना। चलिए इतना नोट हो गया। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दंत के सूत्र डेंटल फार्मूला। वैश्य मनुष्य का दंत सूत्र। तो वैश्य मनुष्य का जो दंत सूत्र है उसका फार्मूला क्या है? 21-23-21-2/132। अब यहाँ मैथमेटिक्स मत लगाने लगना कि 21-23-21-23 अंश बटे हर है तो उसका वैल्यू 1, तो 1 बराबर 1 इंटू 2 ये होगा 32 क्यों लिखा है? तो यहाँ मैथमेटिक्स फेल है। ठीक है, यहाँ पर मैथमेटिक्स फेल है। लेकिन कैसे मैथमेटिक्स लगाना है बताएंगे तो समझ जाएंगे। तो जो अवैश्य मनुष्य का दंत सूत्र है 21-23/21-23 इंटू 2, यानी इसका मतलब है जो हमारे
देखो दो जबड़े होते हैं, मुख में दो जबड़े, ऊपरी जबड़ा एक निचला जबड़ा, जो ऊपर है वो भी इनका रेशियो क्या 2:1:3 और नीचे जो है 2:1:3। तो अगर इसका देखा जाए तो हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं कृंतक, रदनक, चड़वक, अचड़वक, ये हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो ये 4 प्रकार देखो, जो हमारे ये 2 है, चलिए ये हमारा 2 है और क्या है +2 है, +1 है, सॉरी +1 है, +2 है, +3 है और क्या है नीचे ऊपरी जबड़क है, निचली जबड़क है। तो ये क्या है 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 3 है और गुणे 2। तो 2 का गुणा किसमें होगा? दोनों में 2 का गुणा होगा। 2 का गुणा इसमें भी होगा, 2 का गुणा इसमें भी होगा। ठीक है, तो ये क्या ऊपरी जबड़ा, ऊपर वाला क्या है? ये ऊपरी जबड़ा है। किसका है? ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा। और क्या है? निचली जबड़ा, निचली जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, निचली जबड़ा। अगर इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? इसका मल्टीपल करेंगे दांत कितना आएगा? दांत जो 4 प्रकार होते हैं, ये कितने आएगा? ये 4 आएगा, 4 + 2 + 4 + 6, राइट। ऊपरी जबड़े में कितना प्राप्त हुआ? निचली जबड़े में कितना प्राप्त होगा? निचली जबड़े में जो दांत प्राप्त होंगे यही सेम, जितने ऊपर होंगे उतने नीचे। 4 + 2 + 4 + 6। आप अगर जोड़ते हैं तो ऊपर कितने दांत आए? 4 2 6, 4 10, 10 16, 10 6 16। तो ऊपर कितने दांत आए? 16 और नीचे कितने दांत आए? +16। कितना हो जाएगा? 32। आप समझ में आए मैथ? तो हमारे ये 4 प्रकार दांत होते, 4 2 4 6, 4 2 4 6। तो ये दांत होते हैं। तो इन सब को मिला के 32 होता है। इसी प्रकार हमारे कृंतक देखो 4 दांत है, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वक और चर्वक, ये दांत हैं। दांतों की संख्या ये हमारी है 4 प्रकार के। तो ये चारों प्रकार दांत यहाँ पर है, चारों प्रकार की दांत हैं। तो अब नोट कर लीजिए, इतना नोट करिए। चलिए नोट हो गया। तो हमारे इसका मतलब जो था इस मैथमेटिक्स, तो आपका तो रॉन्ग था, लेकिन जब इसको ऐसे देखेंगे तो ये ऊपरी जबड़ा है, निचला जबड़ा है। तो ऊपरी जबड़े में जितने दांत हैं उतने निचले जबड़े होंगे, टोटल मिला के 32 दांत हैं। अब सवाल ये है कि ये वयस्क पुरुष में होते हैं क्या? छोटे बच्चों में भी 32 दांत होते हैं? छोटे बच्चों में 32 दांत नहीं होते हैं। छोटे बच्चों में जो दांत का फार्मूला है वो आपका ए है। छोटे बच्चों के लिए, किसके लिए? ए वयस्क के लिए, किसके लिए? वयस्क के लिए। किसके लिए था? वयस्क मनुष्य लिखा है ना, वयस्क के लिए था। अगर बच्चों के लिए बात की जाए, बच्चों के लिए तो इनका जो फार्मूला हो जाता है वो होता है 21/02 21/02 × 2 = 20। कितने तीत होते हैं? 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 20। अगर इससे सॉल्व करें तो कितना आएगा? इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4 ऊपर, 2 ऊपर, फिर 0, फिर 4 ऊपर। इसी प्रकार नीचे देखा जाए, निचले जबड़े में तो हमारा 4 नीचे, 2 नीचे, 0 नीचे, 4 नीचे, इक्वल कितना होगा? 4 2 6, 4 10 20। कितना दांत आ गया? 20।
कैसे आया, इधर देखो, 10 ऊपर है, 10 नीचे है, 10 नीचे है, प्लस कितना आ गया, कितना आ गया हमारा 20 तीत, जिससे हम लोग बोलते हैं दूध का दांत। तो ये टूटते भी रहते हैं। अब अगर इसमें बात की जाए तो कृंतक कितने हैं, तो कृंतक जो कृंतक है, कृंतक 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं। तो इसमें हम 2 लाइन लिखते हैं, एक वयस्क के लिए, एक वयस्क के लिए, दूसरा बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। तो अब इसमें अगर देखा जाए तो वयस्क कृंतक कितने होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, 8 हो गया। रदनक कितने होते हैं, रदनक 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे। जो देखते हो रदनक यानी जो हमारे दांत को जो भोजन चीरते और फाड़ते हैं, तो हमारे 2 दांत नीचे निकले होते हैं, 2 ऊपर निकले होते हैं, यही क्या है, रदनक है। और अग्रचर्वक कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने होते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे। और लास्ट में हमारा जो है मोलर कितने होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे। ये तो वयस्क के लिए होगी, इसके लिए वयस्क के लिए 6 ऊपर 6 नीचे। तो हमारा क्या है, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, इन सब की संख्या अगर बच्चों में देखा जाए तो बच्चों हमारे जो होंगे, बच्चों में कितने होंगे, ये हमारे कितने होंगे 4 4। ये तो हमारा कृंतक इक्वल होगा 4 4, 4 ऊपर भी 4 नीचे भी, कृंतक वाला 4 ऊपर होगा 4 नीचे। और रदनक हमारा इसमें क्या होगा, 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे, 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे। रदनक भी हमारा क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन हमारा जो अग्रचर्वक है इसमें क्या हो जाएगा 0, कितना होगा 0 + 0। और जो इसमें हमारा मोलर है तो कितना होगा 4 ऊपर 4 नीचे। हमारा टोटल मिला कितने हो जाते हैं, 20 दांत हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 20 दांत। तो बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं, अग्रचर्वक दांत इसमें बच्चों में नहीं होते हैं। तो इनकी संख्या क्या होती है, 0 होती है। जबकि वयस्क पुरुष में 4 4 होते हैं, कितने होते हैं 4 4, और दूसरी संख्या 6 6 होते हैं। तो दांतों की आप लोग समझदारी हो गई है। तो दांत अगर देखा जाए तो हमारे जो दांत हैं, दांत की बात की जाए तो चलिए इंसर्ट करते हैं। ये हमारे दांत, देखो दांत कुछ इस प्रकार होते हैं। ये दांत हैं, ये हमारे टीथ हैं। चलिए इसमें एक ही दिख रहा है, इसमें ऊपरी निचले जबड़े दोनों दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, ऊपरी और निचला जबड़ा दोनों दिख रहे हैं। इससे हम लोग क्रॉप करते हैं, क्रॉप। ये हमारा क्या है, निचला जबड़ा है, ऊपरी जबड़ा है। तो इसमें अगर देखा जाए जो दांत हैं, इसे थोड़ा बड़े मात्रा में दिखाते हैं। जो दांत हैं, राइट, तो हमारे एक टोटल दांत 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत नीचे होते हैं। तो अगर गिनती की जाए तो देखो, गिनती अगर करेंगे तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, कितना दांत है, अगर 16 दांत। ये 16 दांत हमारे नीचे भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे नहीं दिख रहा है। हमारे कितने दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं। तो हमारे ये इतने दांतों के प्रकार हैं। सही में, चलिए ये मॉडल था। उम्मीद करते हैं दांत आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए बस इतना ही जानना जरूरी थे इसमें, इसको हम साइड में ही लगा देते हैं।
पीडीएफ में जब नोट्स आपके पास टेलीग्राम चैनल से नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो हमारा आपके पास ये दिखेगा, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा, ऊपर ऊपरी जबड़ा और नीचे निचली जबड़ा यही लगा दे रहे हैं, हो गया राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसे, इसे नोट कर सकते हैं। राइट, नोट कर लीजिए। अब ये फार्मूले याद रखना, 21 गुणे 2 इक्वल 32। कैसे 32 हुआ, इस प्रकार हुआ, इसमें मैथमेटिक्स में बताना पड़ेगा। चलिए हमारा पहला पाचन किसमें हुआ, मुख गुहा में। तो मुख गुहा में दांतों कितने भाग होते हैं, दांत जीभ लार, दांत जीभ लार, इनके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे ग्रास नली। ग्रास नली में गति, ग्रास नली में क्या होता है, ग्रास नली में चबाया हुआ भोजन, चबाया हुआ भोजन, हाँ वही चबाया हुआ भोजन, जटिल चबाया हुआ भोजन ग्रास नली में होता हुआ अमाशय में पहुंचता है। ग्रास नली से होता हुआ कहाँ पहुंचता है, अमाशय में पहुंचता है। इस नली की दीवारों में सिकुड़न और फैलाव होता है। इस नली की दीवारों में क्या होता है, आवश्यकता अनुसार सिकुड़ जाते हैं और फैल जाते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे क्या होते हैं, ग्रास नली फैल जाती हैं, और जब हम भोजन नहीं करते सिकुड़ जाती है। गति से क्रम कुंचन गति से कहते हैं यहाँ कोई पाचन नहीं होता, इसमें कोई पाचन होते इसलिए सिकुड़ते और फैलते हैं ताकि भोजन मुख से अमाशय में आ जाए। तो यहाँ भोजन कोई पाचन है, तो ऐसा कौन सा अंग है जहाँ भोजन पाचन नहीं होता है, वो है ग्रासनी, ग्रास नली। यहाँ पर भोजन क्या होता है, कोई भी पाचन नहीं होता है। तो ग्रासनी के बारे में पता चल गया, ग्रासनी छोटा सा, इसका कार्य है मुख से लेकर हमारा भोजन अमाशय पहुंचाना, एक पाइप की भांति कार्य करती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी, पानी कहाँ से चलती है, समरसेबुल या मोटर चलती है और खेत में जाती है। खेत में पाइप में क्या कुछ हुआ, पाइप सिर्फ एक माध्यम बन गया कि पानी को खेत तक पहुंचा दे। अब खेत क्या होंगे, खेत के जड़ क्या होंगे, पानी को अवशोषित करेंगे, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो बनाएंगे अपना भोजन ग्लूकोज और ऑक्सीजन मुक्त करेंगे। और तो किसका, पौधे का काम है। लेकिन जो पाइप काम कर रहा है सिर्फ पानी को समरसेबुल से खेत तक पहुंचा रहा है। उसी प्रकार जो भोजन है, भोजन हमारा मुख से कहां पहुंचा दे रहा है, अमाशय में। यहाँ बीच में इसका कोई भी पाचन क्रिया नहीं हो रहा है, सिर्फ एक पाइप है। अमाशय क्या, अमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। कितना रहता है, 3 से 4 घंटे तक रहता है। जिसमें क्या होता है, जठर ग्रंथियां होती है, जठर ग्रंथियों में क्या निकलता है, जठर रस निकलता है। जठर रस इसे क्या कहते हैं, मुख घटक में होते हैं, जिसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। जठर रस में कितने होते हैं, मुख्य घटक, 3 मुख्य घटक होते हैं। तो जठर रस जो होता है ये क्या होता है, अम्लीय होता है, भोजन को एक गाढ़े घोल के रूप में परिवर्तित कर देता है, भोजन को एक गाढ़े घोल के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। जठर ग्रंथियों में जठर रस होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस होता है, निकलता है, जिससे के मुख्य 3 घटक होते हैं। अब तीनों घटक के बारे में पढ़ते हैं, इधर नोट कर लीजिए। अमाशय की बात करें, 3 मुख्य घटक क्या है, पहला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में क्या क्या है, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो HCl खतरनाक होता ही है, अमाशय को अम्लीय बनाता है। HCl क्या बनाता है, अमाशय को अम्लीय बनाता है। तो हमारा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पहले क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या काम है, अमाशय को अम्लीय बनाता है, पेप्सिन को सक्रिय करता है, पेप्सिन को सक्रिय करता है और जीवाणु को नष्ट करता है। जो नष्ट हमारा जाके मुख में नहीं हो पाया, मुख में 2 एंजाइम थे, दोनों एक एंजाइम तो भोजन को क्या कहता था, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता, दूसरा क्या था, जीवाणु को नष्ट करता था, लाइसोजाइम, दूसरा क्या है, वो नष्ट कर देता। अगर मान लो मुख में भी हमारा एंजाइम नष्ट नहीं हुआ है तो हमारा जैसे अग्नाशय यानी पेट, सॉरी अमाशय, जैसे ही अमाशय यानी पेट में पहुंचेगा तो हमें वो जो जीवाणु है, जो बचे हुए जीवाणु है उसको भी नष्ट कर देगा। अब इसमें क्या, पेप्सिन एंजाइम क्या काम करता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर उससे पेप्टोन्स में बदलता है। किसमें बदलता है, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करके उससे पेप्टोन्स में बदलता है। इस बार बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर पूछा गया था, प्रोटीन का पाचन कौन एंजाइम करता है, प्रोटीन का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम करता है, बोर्ड एग्जाम के
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में पूछा गया 1 नंबर सवाल। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम करता है। तो हमारा क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे क्या होते हैं, पेप्सिन को सक्रिय करता है और जो जीवाणु है उसे नष्ट कर देता है, इसका काम है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। जो जैसे दाल खाएं, अंडा खाएं, मांस मछली खाएं, उसमें होता है प्रोटीन, तो उसका पाचन कौन करेगा? पेप्सिन एंजाइम करता है। कौन करता है? पेप्सिन एंजाइम। सेल्समा क्या है? सेल्समा क्या है? अमाशय की दीवार को HCl से सुरक्षित रखता है। सेल्समा क्या है? अमाशय की दीवार को HCl से सुरक्षित रखता है। तो यानी ये क्या है? सेल्समा ना हो तो जठर रस जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं उसमें इतने जाके खतरनाक होते हैं, हमारे अमाशय दीवार को गला सकते हैं, यहाँ तक नहीं लोहे को भी गला सकते हैं। तो हमारा जो है सेल्समा एक प्रोटेक्शन के लिए होता है। क्या करता है? प्रोटेक्शन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? प्रोटेक्शन का कार्य करता है। विशेष तथ्य एसिडिटी। अब इसमें एसिडिटी क्या होती है? जब पेट में कभी भी क्या होती है, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे क्या हो जाता है? पेट में एसिडिटी हो जाता है। उसे दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसकी अप्रिय छाछ पिला देते हैं। छाछ में जैसे हम लोग चूना भी खा सकते हैं थोड़ी मात्रा में। तो पहले के समय में जो पान खाया जाता था, पान इसलिए खाया जाता था ताकि उसके साथ चूना भी खाया जाए थोड़ी मात्रा में, और चूना खाने से जो पेट की अम्लता होती है वो नष्ट हो जाती है, यानी उदासीन हो जाती है। अम्ल सा क्षार जब अम्ल छाछ अप्रिय करती है तो उदासीन हो जाती है। तो शरीर में HCl की मात्रा अधिक होने पर, शरीर में HCl की मात्रा अधिक होने पर अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ जाती है। शरीर में अम्ल की मात्रा अधिक होने से अम्लता बढ़ जाती है। इसे नियंत्रित करने के लिए एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं या चूना का उपयोग करते हैं हल्का मात्रा में, इसके लिए, क्योंकि जब अम्ल छाछ से क्रिया करेगा तो वो क्या हो गया? उदासीन हो जाएगा, तो अम्लता खत्म हो जाएगी, यानी एसिडिटी खत्म हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, प्रचार भी आता है एसिडिटी एसिडिटी, तो हम लोग क्या कहते हैं? इनो मंगा के घोल के पीते हैं, इनो पियो एसिडिटी दूर करो। तो एसिडिटी कब दूर होते हैं? जो हमारा इनो होता है, इनो क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिला होता है, तो हमारे क्या करते हैं? तुरंत अम्लता को दूर कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं। तो अमाशय के में अमाशय कार्य क्या है समझ में आ गया? अमाशय में क्या होते हैं? जठर रस होते हैं। जठर रस के क्या होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने? 3 मुख्य भाग होते हैं। तीनों के नाम हमने बता दिया। तो 3-4 घंटे हमारा भोजन अमाशय में रहता है। इसमें क्या होता है कि गाढ़े घोल के रूप में बदल जाता है। इसमें ग्रंथियां होती हैं, जो ग्रंथियां हैं इस प्रकार हैं, इस प्रकार हैं। चलिए अब बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, क्षुद्रांश जिसे कहते हैं। छोटी आंत का कार्य क्या है? छोटी आंत जो है हमारा लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। लगभग ये पूरे आहार नाल का 67% होता है, यानी ये 6 मीटर यानी 20 फीट के बराबर होता है। 20 फीट या उससे अधिक होता है। या आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, या आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, या आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण भी होता है। पाचन भी होगा और शरीर द्वारा अवशोषित किए जाए, जो महत्वपूर्ण तत्व होंगे उससे अवशोषित किए जाए, जो शरीर के विकास में सहायक करेंगे। यहाँ 2 प्रकार के स्थानों में पाचक रस आते हैं। 2 प्रमुख स्थानों पर पाचक रस आते हैं, जैसे यकृत से पित्त रस। यकृत से क्या आता है? पित्त रस आता है। तो यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ 2 प्रमुख स्थानों से पाचक रस आते हैं। तो यकृत से पित्त रस आएगा, यकृत से क्या आएगा? पित्त रस आएगा। ठीक है, तो यकृत से निकलने वाला पित्त रस, यकृत से लीवर से निकलने वाला पित्त रस जो पित्ताशय में जमा रहता है। यकृत से निकलने वाला पित्त रस जो पित्ताशय में जमा रहता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। भोजन के जो माध्यम होता है उसे क्षारीय बनाता है, ताकि अग्नेशायी एंजाइम का काम कर सके, ताकि अग्नेशायी एंजाइम का काम कर सके। साथ ही यह वसा की मात्रा या वसा की बड़ी गुलिकाओं को छोटी गुलिकाओं में तोड़ता है। यह वसा जो बड़ी बड़ी गोलिका है, वसा जैसे तेल ओल का जो बड़ी बड़ी गोलिका उसे छोटी गोलिका में तोड़ता है, जिसमें वसा
जिसमें वसा का एमिलीकरण कहते हैं, जिससे वसा का एमिलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एमिलीकरण। क्या कहते हैं? वसा का एमिलीकरण। वसा क्या होता है? एमिलीकरण। वसा क्या होता है इसमें? एमिलीकरण। तो हम कह सकते हैं अग्नेसाई एंजाइम काम कर सके या वसा की बड़ी बड़ी गुलिकाओं छोटी गुलिकाओं तोड़ता है, जिससे वसा का एमिलीकरण कहते हैं। जिससे वसा का एमिलीकरण कहते हैं। राइट। तो हमारा जो है पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में जमा रहता है, जो भोजन को माध्यम को क्षारीय बनाता है। तो इतना लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस क्या है? अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस। तो इसमें मुख्य रूप से 3 एंजाइम होते हैं। इसमें भी मुख्य रूप से कितने एंजाइम होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं। कितने होते हैं? 3 एंजाइम होते हैं। एमाइलेज बचे हुए स्टार्च, एमाइलेज यानी जो हमारा टाइलिन था मुख्य में था, एमाइलेज बचे हुए स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। जो हमारा जाके मुख में जो हमारा एमाइलेज यानी टाइलिन था, वो क्या किया था? स्टार्च को किसमें बदल दिया था? स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट किसमें बदला था? स्टार्च का पाचन करता है। तो जो हमारा मुख में निकला था, मुख में 2 एंजाइम था, एक एमाइलेज यानी टाइलिन था, और क्या था दूसरा हमारा? क्या था दूसरा हमारा? लाइसोजाइम था, जो हमारे कीटाणु को नष्ट करते थे। तो हमारे 2 एंजाइम थे। तो इनका जो मुख्य कार्य था क्या था? जो इनका मुख्य कार्य था क्या था? जो लाइसोजाइम था, ये क्या करता था कि जो हमारे भोजन के साथ जो कीटाणु आते हैं, जीवाणु, उसे नष्ट कर देता था। उसके बाद जो भी नहीं नष्ट होते थे, वो जाके हमारा आमाशय में नष्ट हो जाते थे। वो हमारे किस में नष्ट हो जाते थे? आमाशय में। और हमारा जो था एमाइलेज, ये क्या करता था? जो हम भोजन के साथ स्टार्च एकत्रित होते थे, उसको किस में बदल देता? ग्लूकोज या शर्करा में बदल देता था। ग्लूकोज या शर्करा में बदल देता था। और इसमें जाके अब वहां जो स्टार्च, जो भोजन के साथ स्टार्च था, उसको जो मुख में नहीं तोड़ पाया, बदल नहीं पाया है, उसको हमें कहाँ बदल जाएगा? अग्न्याशय में, अग्न्याशय से। तो एमाइलेज बचे हुए स्टार्च का पाचन करता है। जो मुख में नहीं स्टार्च बचा था, जो मुख द्वारा स्टार्च बचा था, मुख में जितने स्टार्च का पाचन हो गया था शर्करा में, उसके अलावा जो शेष रह गया था, वही बचे हुए स्टार्च का पाचन करता है। ट्रिप्सिन का काम क्या करता है? ट्रिप्सिन का प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदलता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है, पहला क्या है? एमाइलेज यानी टाइलिन, जो हमारा स्टार्च बचा है उसका पाचन करेगा। उसके बाद ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदलता है। तो ट्रिप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदलने का क्या करता है? ट्रिप्सिन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार हुआ कि मतलब जो ट्रिप्सिन का क्या कार्य? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। लाइपेज क्या होता है? एमिलीकृत वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इसके 3 है। कितने? पहला है, दूसरा है, तीसरा है। एक क्या? बचे हुए स्टार्च को पाचन करेगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदलेगा, और लाइपेज क्या करेगा? एमिलीकृत वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलेगा। जो हमारे क्या है, जो इसमें क्या होते हैं? जो छोटे छोटे बड़े बड़े वसा के गोले होते हैं, इसको छोटे में कन्वर्ट करता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वसा स्मिलीकृत। इससे अब जो है स्मिलीकृत वसा को वसा अम्ल या ग्लिसरॉल में बदलता है। तो हमारे तीनों काम है। जो यहाँ देखिए, यहाँ जो था हमारे क्या था? अग्नेसाई एंजाइम क्या करता था? साथ ही वसा को बड़ी गुलिकाओं छोटी गुलिकाओं में बदलता है, जिससे हम क्या कहते थे? एमिलीकरण। अब एमिलीकरण को किस में बदलेगा? इसका काम होगा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलना। लिख ले सकते हैं।
इतना हो गया। अब हम बात करते हैं आतरस, यानी छोटी आत में जो रस होते हैं उसका कार्य क्या है। अभी तो हम बात कर रहे थे अमाशय और अग्न्याशय, किसकी किसकी बात चल रही थी, अमाशय और अग्न्याशय और यकृत की बात चल गई। अब इसमें जो हमारा जाके छोटी आंत में जो हमारे रस होंगे उसकी बात करेंगे। छोटी आंत दीवार से निकलने वाला आंतरस, छोटी आंत के दीवार से, छोटी आंत के दीवार से निकलने वाला आंतरस अंततः कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज प्रोटीन में अमीनो अम्ल और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल को पूरी तरह बदल देता है। तो आंतरस का कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, कार्बोहाइड्रेट किस में बदलेगा, ग्लूकोज में बदलेगा, ठीक। और प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदलेगा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल बदले किसके साथ बदलता है, जो अभी बताया गया, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज और प्रोटीन को, जिससे एमाइलेज ही काम कर देगा कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का। और प्रोटीन ट्रिप्सिन एंजाइम जो है हमारा प्रोटीन को बदल देगा अमीनो अम्ल, और वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल बदलेगा। हमारे तीन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाते हैं। हम ऐसे कर सकते छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्ल बदलते हैं और वसा अम्ल या ग्लिसरॉल बदल जाते हैं। तो हमारे तीन चीज होते हैं, हम क्या क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा, तीन ही चीज हमारे मुख्य भोजन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वसा और प्रोटीन। तो ये छोटी आंत में जाएंगे तो जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज में बदल जाएंगे, जो प्रोटीन है अमीनो अम्ल बदल जाएंगे, जो वसा है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाएंगे। हमारे जो प्रमुख तीन भोजन होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा। कार्बोहाइड्रेट किसमें पाए जाते हैं, चावल में पाए जाते हैं, केला में पाए जाते हैं और प्रोटीन पाए जाते हैं। इसको किस में बदल दिया जाए, ग्लूकोज में बदल जाएगा। प्रोटीन किस में पाए जाते हैं, दाल, जितने बीज होते हैं, जितने पौधे के बीज होते हैं दाल में पाए जाते हैं, कोई भी दाल हो उसमें पाए जाते, अंडे में पाए जाते, मछली में पाए जाते हैं। तो एक किस्म बदल जाएंगे, अमीनो अम्ल बदल दिए जाएंगे। और वसा यानी तेल, ऑयल में पाए जाते हैं, वसा यानी फैट, इसको किस में बदलेगा, वसा अम्ल, और किस में बदल जाएगा, ग्लिसरॉल में पूरी तरीके से बदल जाएगा दिया जाता है। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। भोजन का अवशोषण और रंसाखोर। भोजन का अवशोषण क्या है, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर अंगुली जैसी संरचना पाई जाती है। छोटी दीवारों के आंतरिक दीवार पर उंगली जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें रंसाकुर या दीर्घरोम कहते हैं, जिससे रंसाकुर या दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। ये अवशोषण के लिए क्या करते हैं, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जिससे पचा हुआ भोजन आसानी से अवशोषित होकर रुधिर रक्त में चला जाता है। तो ये क्या करते हैं, इसका काम का भोजन का अवशोषण कैसा होता है, रंसाकुर। इससे हम क्या कहते हैं, आंत में आंतरिक द्वार उंगली जैसे संरचना होते हैं, उंगली जैसे संरचना होते हैं जिन्हें रंसाकुर कहते हैं, उंगली जैसे संरचना होती है जिससे रंसाकुर कहते हैं या दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अवशोषण के लिए सतही क्षेत्र बढ़ा देते हैं ताकि ये पचा हुआ भोजन आसानी से अवशोषित हो जाए। पचा हुआ भोजन आसानी से अवशोषित हो गए, क्या बन जाए, रक्त बन जाए, मांस बन जाए, ये बन जाए। अब अगर छोटी आंत में हमारा क्या होगा, पाचन भी होगा और अवशोषण भी होगा। जो चीज मुख में नहीं हो पाए, अमाशय में नहीं हो पाए, वो कौन करेगा, छोटी आंत में क्या होगा, हमारा पाचन भी होगा। पाचन जैसे क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदलेगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल बदलेगा और हमारा वसा अम्ल में ग्लिसरॉल में बदलेगा। और इसके साथ हमारे इसमें जो रंसाकुर होंगे इसके सतह क्षेत्र बढ़ा देंगे, जिससे पचा हुआ भोजन आसानी से अवशोषित हो जाए और रक्त बन सके। अब बात करते हैं हम बड़ी आंत की। बड़ी आंत और गुदा द्वार, बड़ी आंत और गुदा द्वार दोनों की बात करेंगे। तो बड़ी आंत हमारा क्या है, हमने बता चुके हैं बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में और गुदा द्वार, तो हम क्या करते हैं, बिना पचा और बिना अवशोषित भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है। जो भोजन पचा नहीं और अवशोषित नहीं हो पाया, जो भोजन पचा नहीं अवशोषित नहीं हो पाया है, वो बड़ी आंत में भेजा जाता है। बड़ी आंत की दीवार इस अपशिष्ट पदार्थ को जल के द्वारा किस्म बदल देती हैं, छोटे छोटे, उसको जो पचा उससे भी थोड़ा सा बहुत जो शेष रह गया। तो हमारा जो छोटी आंत में जो भोजन नहीं पच पाया है, छोटी आंत में जो भोजन नहीं पच पाया, जिस भोजन का अवशोषण नहीं हो पाया, जिस भोजन नहीं पचा है, जो भोजन अवशोषण नहीं हो पाया है, उसको भेज दिया जाएगा किसमें, बड़ी आंत में, उसमें भेज दिया जाएगा बड़ी आंत में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं,
यहाँ यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, जो भोजन पचा नहीं है और ना ही अवशोषित है, शरीर में, ना ही अवशोषित हुआ है, तो इस अपशिष्ट पदार्थ को जल और आवश्यक खनिज, इस पदार्थ को जल और आवश्यक खनिज, पदार्थ यहाँ लिख देते हैं, इस पदार्थ को जल और आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण कर लेती है, इस पदार्थ को जल और आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण कर लेती है। इसके बाद बाकी बचा हुआ ठोस अपशिष्ट पदार्थ मलाशय यानी रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, समय समय पर गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो क्या किया जाता है, जल और आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण कर लेती है, जल और आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण कर लेती है। कौन करता है? बड़ी आंत। तो जो क्या है, बिना पचा और बिना अवशोषित भोजन बड़ी आंत में भेजा जाता है। बड़ी आंत की दीवारें इस अपशिष्ट पदार्थ में बड़ी आंत की दीवारें अवशोषित हुआ जो भोजन पचा नहीं है और अवशोषित नहीं हुआ है, यहाँ एक चीज मिस्टेक हुआ था, नहीं हुआ है, पचा नहीं है और अवशोषित नहीं, उससे कहाँ भेजा जाएगा, बड़ी आंत में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, उससे बड़ी आंत में, इस पदार्थ को बड़ी आंत में भेजा जाता, कहाँ भेजा जाता है, बड़ी आंत में। किसमें भेज जाते हैं, बड़ी आंत में भेजते हैं। जो हमारा भोजन पचा नहीं है, अवशोषित नहीं, उससे बड़ी आंत में भेजेंगे, बड़ी आंत में इस अपशिष्ट पदार्थ में, बड़ी आंत में बड़ी आंत में जो बचा हुआ भोजन है और जो अवशोषित नहीं है, तो इस पदार्थ को जल और आवश्यक खनिज लवणों को अवशोषित कर लेते हैं। तो इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ में जो जल है और आवश्यक खनिज लवण है, इससे अवशोषित कर लेते हैं। जल को और आवश्यक खनिज लवण को कौन अवशोषित करता है, बड़ी आंत कर लेते हैं। इसके बाद बचा बाकी ठोस अपशिष्ट पदार्थ मलाशय यानी रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, और समय समय पर गुदा द्वार यानी अनुष के रास्ते शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। शरीर से बाहर यानी समय समय पर, यानी सुबह टाइम या शाम टाइम हम लोग जब जाते हैं तो उसे अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो जो बचा हुआ ठोस अपशिष्ट पदार्थ है मलाशय में एकत्रित होते रहते हैं और समय समय पे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आज के क्लास में आपने मानव पाचन तंत्र सिस्टम बहुत अच्छे देखा, हर चीज देखा हमने, मुख से लेके ग्रासरी से लेके अमाशय से लेके छोटी आंत से लेके बड़ी आंत से लेके रेक्टम तक, रेक्टम से बाहर निकालने की प्रक्रिया तक समझा। इसके बीच हमने देखा यकृत का कार्य क्या है। यकृत हमारा पित्त रस स्रावित करता है, वहां यकृत पित्त रस बनाता है, वहां पित्त रस हमारा पित्ताशय में एकत्रित होता है और समय समय पर छोटी आंत में भेजा जाता है ताकि वहां भोजन पाचन और शोषण हो सके, और हमारा अग्न्याशय रस भी कार्य करते हैं। इस प्रकार हमने सारे ऑर्गन्स के बारे में देखा, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अपने दोस्तों तक भेजिए ताकि वो भी पाचन के बारे में समझ सके। हम जो भोजन खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं जटिल पदार्थ को, वो हमारे शरीर का पाचन कैसे करता है, इसकी चर्चा हमने आज की क्लास में कर ली है। अब कल क्लास में करेंगे श्वसन। कल क्लास में क्या करेंगे, श्वसन तंत्र यानी रिस्पिरेशन सिस्टम। आप तो डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे रिस्पिरेशन सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। तो कल क्लास देखना न भूले। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर फोकस करिए।